चैप्टर 14 गुटिका प्रयोग की चिंता। रथपति अपने घर आया। उस समय उसकी माँ भोजन सामग्री तैयार कर नंदन की प्रतीक्षा कर रही थी। नंदन भोजन करने बैठा। उसका मन उदास था, वह भोजन नहीं कर सका। माता ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बहाना बनाकर प्रश्न को टाल दिया। वह वहां से उठकर अपने सुसज्जित खंड यानी रूम में आया। उसकी पत्नी गुणवती और पति परायणा थी। अभी 2 साल पहले ही वह इस घर में नंदन की पत्नी बनकर आई थी, किंतु नंदन का मन अपनी पत्नी के पवित्र हृदय को समझ नहीं सका। नौजवान रथाध्यक्ष के जीवन में मांडवी नाम की एक युवती भी महत्व का स्थान ले चुकी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह नंदन की उपपत्नी थी। वह उसी घर की दासी थी, पर उसमें था एक आकर्षण जो सबको बांध लेता था। नंदन के भवन में जितना सम्मान मांडवी का था, उतना सम्मान नंदन की पत्नी का भी नहीं था। नंदन और उसकी माँ को भी यह ज्ञात था, और सामंत परिवारों या राजकुलों में ऐसे व्रत सहज गिने जाते थे। मगध के राज परिवार, सामंत परिवार, श्रेष्ठी परिवार और राजपुरुषों के परिवार प्राय विलासिता में निमग्न थे, और यह विलास दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। महात्मा बुद्ध की वाणी का प्रभाव भी इन परिवारों को विलास से बचा नहीं पा रहा था। स्वयं बुद्ध के भिक्षु और भिक्षुणियां आचार और त्याग में शिथिल हो रहे थे। इसी प्रकार शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय तथा अन्यान्य संप्रदाय इसी प्रमोद वन की ओर आकर्षित हो रहे थे। फिर भी एक चिरंतन प्रकाश की रेखा भारतवर्ष को पुनः आलोकित करने के लिए प्रयत्नशील थी। भगवान ज्ञात पुत्र यानी भगवान महावीर का सर्व त्याग का आदर्श सबके मन को मथ रहा था। लोग प्रमोद और विलास में पाप देखते थे। भगवान महावीर के उपासक तथा उपासिकाएं विलास और भोग की न्यूनता के लिए प्रयत्नशील थे। आचार्य भद्रबाहु आर्याव्रत के अंधकार के समक्ष एक प्रकाशवान दीपक की तरह खड़े थे। आर्य संभूति विजय, काम विजेता स्थूल भद्र, आर्य मयंक आदि अनेक अनगार अपने धर्म संप्रदाय को भौतिक सुखों की ज्वाला की भयंकरता से उबार रहे थे। रथपति नंदन का तरुण हृदय अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रख सका। घर में सुंदर पत्नी थी, फिर भी उसका विलास मांडवी नाम की इस दासी के चरण में चूम रहा था, और मांडवी का सौंदर्य भी नंदन को फीका लगने लगा था। उसका मन रूप रानी चित्रलेखा की ओर लग गया था। वह सोचने लगा, इस वशीकरण गुटिका को चित्रलेखा के पेट में कैसे प्रविष्ट कराया जाए, उसका प्रयोग कैसे हो, और वह उस रूप गर्व के उन्मत्त चित्रलेखा का अहम कैसे कैसे चूर चूर करे। इन्हीं विचारों की उधेड़ बुन में वह खोया हुआ था। इतने में ही मांडवी वहां आ गई। नंदन का ध्यान टूटा। नंदन ने अपने मन की व्यथा मांडवी को बताते हुए कहा, मांडवी, मन की व्यथा इतनी तीव्र है कि वह मेरे प्राणों को मथ रही है। सब कुछ होते हुए भी मैं एक दीनहीन सा अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। कौन सी व्यथा? मैं उस व्यथा को दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। मांडवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक दिव्य गुटिका है। वह गुटिका किसी भी उपाय से रूप रानी चित्रलेखा के उदर यानी पेट में पहुंचनी चाहिए। नंदन ने कहा। यह सुनकर मांडवी स्तब्ध रह गई। नंदन ने पूछा, क्या यह कार्य तू कर सकेगी? हो सकता है, किंतु इस गुटिका से यदि उसकी मृत्यु हो गई तो? यह भय मत रखना, यह गुटिका वशीकरण की है। चित्रलेखा के पेट में जाएगी और वह मेरी बन जाएगी। मांडवी मौन भाव से नंदन की ओर देखती रही। उसने सोचा, मैं अपने ही हाथों अपने प्रियतम को दूसरी को बनाऊं? मांडवी का मौन देखकर नंदन बोला, क्यों, क्या हुआ? मैं ये काम कर लूंगी। समय अवश्य लगेगा। मुझे विदुला से संपर्क साधना होगा, चित्रलेखा से मिलने का प्रसंग बनाना होगा, और ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि चित्रलेखा मेरे दिया हुआ पान खा ले। मांडवी ने कहा। नंदन आनंदित होकर बोला, तो मैं जीवन पर्यंत तेरे प्रेम का पुजारी बना रहूंगा। अब
दोनों आनंदित थे। चैप्टर 15 विविध जाल। उन्मत्त काम नृत्य देखने के बाद युवराज का मन चित्रलेखा में समा गया था। वह नृत्य उसकी रस भरी रात्रियों का महान शत्रु बन गया था। युवराज का प्रणय निवेदन ठुकरा दिया गया था। अत्यंत विवेकपूर्ण युवराज की आशा के गुलाब नोच लिए गए थे। एक अत्यंत मुलायम दिल और मृदु स्पर्श भरे हाथों से। युवराज के कानों पर ये शब्द बार बार टकराते थे, भिक्षा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, दो वस्तुएं भिक्षा से नहीं मिलती, प्रीति और मुक्ति। युवराज अस्वस्थ से रहने लगे। आमोद प्रमोद का कोई भी साधन उसके मन को आनंदित नहीं कर सका। युवराज के अनेक मित्र भी युवराज के दुख से दुखित थे। वे सभी इस चिंतन में संलग्न थे कि चित्रलेखा की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। प्रतिदिन वे मिलते, विचार मंथन होता, अनेक उपाय सामने आए। यहाँ तक कि चित्रलेखा के अपहरण की बात भी सोच ली गई। अपहरण के उपाय और अपायों पर चिंतन चला। परिणामों की भयंकरता से वह विचार स्थगित कर दिया गया। मित्र श्रीदाम बोला, कुमार श्री, एक उपाय मुझे सूझ रहा है। युवराज ने प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखा। श्रीदाम बोला, किसी विश्वस्त दूती के माध्यम से चित्रलेखा के प्राणों में मगधेश्वरी बनने की भावना उभारी जाए तो यह सारा कार्य आसानी से हो सकता है। युवराज ने कहा, किंतु उसको मगधेश्वरी बनाने का कोई उपाय नहीं है। राजकुल के नियम। श्रीदाम बोला, यह तो एक युक्ति मात्र है, लालच है, परंतु दूती कार्य किसे सौंपा जाए? सुनंद बोला, कुमार श्री, यह काम आप मुझे सौंपे। रंभा नाम की एक चतुर दासी है, मैं उसको जानता हूँ। गणिका परिवार में ही वह रहती है। यदि वह विश्वासघात करती है तो प्रतिष्ठा पानी में मिल जाएगी। वह बहुत ही चतुर और चालाक है, वह विश्वासघात नहीं करेगी। सुनंद ने कहा, तो यह कार्य तुझे ही करना है। युवराज ने कहा, अब आप यह समझें कि यह कार्य हो ही गया। आज ही रात को मैं रंभा से मिलूंगा। सुनंद बोला। युवराज वहां से उठकर स्नानागार में चले गए। चित्रलेखा के भवन में रंभा के चरण पड़े। उससे पूर्व तथा कुमार नंदन की मांडवी वहां संपर्क साधे। उससे पूर्व ही सारे पाटलिपुत्र नगर में यह समाचार पवन वेग से प्रकाशित हो गया कि आचार्य विष्णुगुप्त लखीपुर तक आ गए हैं और वैशाखी पूर्णिमा को पाटलिपुत्र में आने वाले हैं। मगध सम्राट तथा युवराज आदि सभी राज परिवार के लोग उनको अपना अहितैषी मानते थे। वे यह जानते थे कि आचार्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त के रक्षक और हितेच्छु हैं। युवराज चाहते थे कि वे सम्राट से मिले ही नहीं। युवराज ने अपने साथियों से कहा, क्या कोई ऐसा उपाय है कि विष्णु सम्राट से न मिल सके? वर रुचि ने कहा, विष्णु अत्यंत तामसिक और आग्रही है। यदि उसका अपमान किया तो वह आक्रोशवश यहाँ से सम्राट से बिना मिले ही चला जाएगा। युवराज ने कहा, यदि वह अपमानित होकर चला जाए तो काम सरल हो सकता है। कार्तिक बोला, अपमानित करने के सिवा दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। जिसमें ज्ञान और विद्या का गर्व होता है उसको अपमान से ही जीता जा सकता है। वेणुदत्त बोला, अन्यान्य उपायों से यह उपाय भी मुझे कारगर लगता है। युवराज ने कहा, तो राजभवन में उसका अपमान कैसे किया जाए, यह मैं आपको समझाऊंगा। वेणुदत्त ने कहा। सभी उसके सामने देखते रहे और वह चाणक्य के अपमान का तरीका समझाने लगा। आज वैशाखी पूर्णिमा। राग वैशाखी का रंगारंग उत्सव मगध की प्रजा का मनोरंजक उत्सव था। सारा नगर उस उत्सव की तैयारी में था। सारी जनता उसमें एक रस होती थी। कामसेना के मन में यह विचार उठा, यदि आज सुषमा होती यहाँ तो कितना अच्छा होता। इसलिए उसने सुषमा के वृत्तांत को जानने के लिए एक परिचारिका को राजभवन में भेजा था। परिचारिका ने आकर कहा, देवी, सुषमा तो नृत्य के प्रयोग में है, वे बाहर अभी नहीं आ पाएंगी।
कामसेना ने पूछा, तूने सुषमा को देखा था? नहीं, वे प्रफुल्ल है, प्रसन्न है, कुशल है, आनंद में है। यह बात मुझे राजभवन के अधिकारी ने बताई है। सुषमा राजभवन में है अथवा अन्यत्र कहीं, यह भी मैं नहीं जान सकी। संभव है वे सम्राट के रंग भवन में हो, परिचारिका ने कहा। अच्छा, कहकर कामसेना ने परिचारिका को विदा किया। बेचारी कामसेना, उसे यह कल्पना भी कैसे हो सकती थी कि शाम्ब कापालिक के अघोर आश्रम में सुषमा की काया को विषाक्त करने का कातिल प्रयोग किया जा रहा है। उसके प्राणों में तो एक ही आशा अकठेलियां कर रही थी कि सुषमा राजनर्तकी के पद को सुशोभित करेगी और मुझे उसकी माता होने का गौरव प्राप्त होगा। किंतु युवराज का पार्षद सुनंद इस वैशाखी उत्सव का लाभ लेना चाहता था और वह रंभा के भवन में पहुंच गया। रंभा ने सुनंद का स्वागत किया। सुनंद बोला, रंभा, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ। समूचे पाटलिपुत्र में तुम्हारी कुशलता की चर्चा है। मुझे विश्वास है कि तुम जो काम हाथ में ले लेती हो उसे पूरा करके ही छोड़ती हो। रंभा विनम्र स्वरों में बोली, आप मुझे आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहे हैं। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। रंभा, यदि तुम मेरे कार्य को पार लगाओगी तो तुम्हारे इस छोटे से भवन में स्वर्ण की धारा प्रवाहित होने लगेगी। सुनंद बोला, आप अपना प्रयोजन बताएं, मैं उसको किसी भी उपाय से पूर्ण करूंगी। काम अत्यंत गुप्त है। यदि कोई जान जाएगा तो उसका परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। रंभा जो कार्य हाथ में लेती है उसे गुप्त रूप से संपन्न करती है। आप निसंकोच भाव से कार्य की आज्ञा करें। 2 क्षण मौन रहकर सुनंद बोला, तुम जानती हो कि समूचे मगध साम्राज्य में चित्रलेखा जैसी कोई सुंदरी नहीं है और युवराज उसके प्रति आसक्त हुए हैं। हाँ, यह मैं जानती हूँ, रंभा ने मुस्कुराते हुए कहा। रंभा को तो यह सब ज्ञात ही था, क्योंकि उसी ने तो कामसेना को यह रास्ता बताया था और उसका परिणाम भी आ गया था। रंभा, चित्रलेखा युवराज की बने, यह काम तुम्हें करना है। युवराज स्वयं चाहते हैं कि तुम ही यह कार्य करो। चित्रलेखा के मन में भावी मगधनाथ की प्रियतमा बनने का स्वप्न जगाना है। तुम दूती कार्य में प्रवीण हो, तुम ही इस कार्य को सिद्ध कर सकती हो। यह कहते हुए सुनंद ने युवराज द्वारा प्रेषित मुक्तमाला का उपहार रंभा को दिया। रंभा बोली, आप युवराज से कहें कि 1 मास के बाद चित्रलेखा उनकी चरणदासी बन जाएगी। कल ही मैं उससे संपर्क कर अपनी कला का प्रयोग प्रारंभ कर दूंगी। आशा और उत्साह के साथ सुनंद खड़ा हुआ। रंभा ने उसको भाव भरी विदाई दी। इधर कुमार नंदन की प्रियतमा मांडवी भी अपने प्रियतम के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वैशाखी उत्सव की ही प्रतीक्षा कर रही थी। ज्यों ही कुमार नंदन अपने खंड में प्रविष्ट हुआ, मांडवी ने कहा, प्रियतम, कल आपकी आशा पूर्ण हो जाएगी। कैसे? चित्रप्रसाद की आम्रवाटिका में उत्सव में भाग लेने के लिए मुझे भी आमंत्रण मिला है। वाह, कहकर कुमार नंदन ने मांडवी का हाथ पकड़ लिया। मांडवी बोली, वह गुटिका, वह मैं तुझे अभी दे देता हूँ। इसको तू अपने जीवन की भांति सुरक्षित रखना। यह कहकर कुमार नंदन ने एक डिबिया खोली। मांडवी आतुर नयनों से डिबिया की ओर देखने लगी। उसके नयनों में एक प्रकार की चमक थी और इस चमक में ईर्ष्या की चिंगारियां उछल रही थी। कुमार नंदन ने डिबिया मांडवी को संभालते हुए कहा, प्रिय, अपनी सारी आशा तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। मांडवी ने उस डिबिया को अपनी कंचुकी में रखते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, कल मैं किसी भी उपाय से यह गुटिका चित्रलेखा के उदर में पहुंचा दूंगी। कैसे? चित्रलेखा उत्सव में प्रमत्त बनी रहोगी, तब मैं एक पान के बीड़े में अथवा पान में मिलाकर, कोई जान जाएगा तो? मांडवी ऐसी मूर्ख नहीं है। कदाचित तेरे हाथों। कुमार नंदन बात पूरी करे उससे पूर्व ही मांडवी बोल पड़ी, आज मैं अपने मन की बात कह दूं, इस विश्व में आपसे अधिक प्यारा मेरा कोई नहीं है और जिसमें आपका सुख उसी में मेरा सुख है। ओह, क्षमा करना, चित्रलेखा के रूप में मेरे हृदय को भी शशंक बना डाला है, कुमार नंदन ने कहा।
इस प्रकार चित्रलेखा को अपनी बनाने के लिए भिन्न भिन्न जाल गूंथे जा रहे थे। रंभा दूती कार्य में प्रवीण थी, मांडवी प्रियतम के लिए प्रयत्न करने की इच्छुक थी, किंतु एक और ऐसे जाल गूंथे जा रहे थे। दूसरी ओर चित्रप्रसाद में आम्रवाटिका को कल के उत्सव के लिए सजाया जा रहा था। चारों ओर भव्य तैयारियां की जा रही थी। आचार्य धेनुदत्त ने वहां मत्स्य नृत्य के आयोजन की बात सबको ज्ञात करा दी थी। यह नृत्य मध्य रात्रि में आम्रवाटिका के पुष्करणी में चांदनी के प्रवाह के बीच में करना था। नृत्य की परिभाषा तथा भाव अभिनय की समग्र कल्पना चित्रलेखा को समझा दी गई थी। नृत्य विचित्र था। एक पुरुष जाल फेंकने का प्रयास करता है और मत्स्य के रूप में एक नारी उस जाल से बार बार छिटक जाती है। पुरुष का कार्य चित्रा ने ओढ़ा था, किंतु इस भव्य नृत्य की भव्य तैयारी करने वालों को यह कल्पना भी नहीं थी कि कल का उत्सव किसी दूसरे रूप से ही मनाया जाएगा। कल की वैशाखी कोई काल वैशाखी के रूप में परिणमित होने वाली है, क्योंकि कल प्रातःकाल ही आचार्य विष्णुगुप्त पाटलिपुत्र की धरती पर चरण रखेंगे और चित्र प्रसाद के किसी भी मनुष्य को यह कल्पना भी नहीं हो रही थी कि कल रात्रि में आर्य विष्णुगुप्त के स्वागत में उत्सव का स्वरूप सारा बदल जाएगा और कल की सांझ किन्हीं नए अतिथियों को यहाँ भेजने वाली है। एक ओर युवराज की दूती अपना कार्य प्रारंभ करेगी, दूसरी ओर शांब कापालिक की वशीकरण गुटिका अपना चमत्कार दिखाएगी, तीसरी ओर एक नया विस्फोट सम्राट के राजभवन में होने वाला है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ चित्रलेखा के अगले एपिसोड तक। धन्यवाद।